अस्सलामुअलैकुम। मेरे कहानी घर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। बक्का से मेरी शादी हो रही थी। अब कदम ज़मीन पर न टिकते थे कि जिसे चाहा वही मेरा शरीके ज़िंदगी हो गया। ये खूबी तकदीर थी, मगर मैं समझती थी कि दुनिया मेरे दम कदम से है। गर्दन में तनाव अमीर बाप की वजह से था। हर किसी से अकड़ कर बात करना, नौकरों को झिड़क देना, न जाने लोग इस रवैये पर मुझे क्या कहते होंगे। मैंने लेकिन कभी इनके एहसासात की परवाह न की। मेरे सामने मेरी खुशियों के अंबार थे। मुझे लोगों के साथ राह व रस्म रखने या इनकी परवाह करने की क्या ज़रूरत थी। घर में दौलत की कमी न थी। मैं एक कुशादा बंगले में रहती थी, कार में घूमती, अच्छे से अच्छा खाती, अच्छे से अच्छा पहनती, मगर चंद दिनों से तबीयत उदास रहने लगी थी। ये पहला मौका था कि मेरी तबीयत खुद ब खुद उदास हो गई थी। बका मेरा मुंह तकते और हैरान होते कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है जो लबों पर खामोशी की मेहर लगी है और चेहरा मुरझाया रहता है। कस्में देकर पूछते कि क्या इनकी तरफ से कोताही हुई है। मुझे खुद खबर ना थी क्यों उदासी ने घेर लिया है, इनको क्या बताती। वो अब मेरे लिए खुसूसी वक्त निकालने लगे, घुमाते फिराते, सैर कराते, नया जेवर बनवा कर देते, शॉपिंग कराने ले जाते। बिलाखिर वो थक गए, मगर मेरे चेहरे पर खुशी के गुलाब ना खिल सके। वो मेरे लिए बेहद फिक्रमंद रहने लगे। बोले, तुमको किसी माहिर नफ्सियात के पास ले चलता हूँ। इस पर मैं बुरा मान गई। इनसे कहा, आप मुझे जहनी मरीज समझते हैं, मैं दिमागी तौर पर बीमार नहीं हूँ। ऐसे मोड़ इंसानों पर आते ही रहते हैं। इसकी वजह जरूरी नहीं कि दिमाग का खलल हो। बाज दफा इंसान की छठी हिस्स आने वाले दिनों में किसी मुश्किल या मुसीबत की पेशगोई साबित होती है। तभी पहले से इंसान अफसुर्दा रहने लगता है। मेरी बातों पर वो हंस पड़े, कहने लगे, बड़ी फिलोसोफर हो गई हो, सूफी तो नहीं बन गई, या तुम्हारी रूह मुस्तकबिल में भी सफर करने लगी है। खुदा की बंदी, ये सब तुम्हारे जहन की खराबी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इस मूड को भगाने की कुछ तदबीर करते हैं। फिर इनको खुशी का माहौल बनाने की एक नई तरकीब सूझी। बोले, इस बार हम शादी की सालगिरह इतने धूमधाम से मनाते हैं कि लोगों को लगे कि हमारी शादी हो रही है। हमारी शादी की सालगिरह करीब थी, बस इन्होंने वाकई ऐसा एहतमाम किया कि लोग दंग रह गए। सारे घर में गाने बजवाए और रज्जका हुआ। रक्स की महफिल सजाई, वो वैसी ही थी जैसी शादी पर की गई थी। इस दिन बका की फरमाइश पर मैं दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अजीज, दोस्त, रिश्तेदार सभी मदऊ थे और पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम किया गया था। खास बात रक्स व मौसीकी की महफिल थी। बिल्कुल यूं ही लग रहा था जैसे शादी हो रही हो। रात के खाने के बाद गाने का प्रोग्राम रखा गया था। गायिका दरमियान में बैठी हुई थी और हॉल में मेहमान चारों तरफ सोफों और कुर्सियों पे बराजमान थे। कुछ शौकीन मिजाज कालीन पर ही जमकर बैठ गए और सभी हमतना गोश हो गए। हारमोनियम और दीगर आलाते मौसीकी के साथ अपना फन पेश करने वाली एक अढेर उम्र की औरत थी और दो लड़कियां थीं जो इस औरत को आपा कह रही थीं। लड़कियां काफी खूबसूरत थीं। एक की उम्र 19 और दूसरी की 17 बरस होगी। इनको गाना तो बराए नाम आता था, मगर रक्स में माहिर थीं। पहले बड़ी लड़की ने गाना सुनाया, फिर छोटी ने गजल लगाई। इसके बाद कुछ मेहमानों की तरफ से रक्स की फरमाइश होने लगी। गोरी गोरी हसीन दोशीज़ाएं, ऊपर से जर्क बर्क लिबास, ये क्लासिकी रक्स और लोकनाच की माहिर थीं। जब बड़ी रक्स करते पसीना पसीना हो गई तो इसकी जगह छोटी ने संभाल ली। वो महफिल से निकलकर दरमियानी शीशे के स्लाइड डोर को थोड़ा सा खोलकर इस तरफ आ गई जिधर खवातीन बैठी हुई थी और शीशे की दीवार से इधर रक्स देख सकती थी। मैंने उसे आते देखा तो मेहमान खवातीन के दरमियान से उठकर दरवाजे पर पहुंची और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? पानी मंगवा दीजिए, मगर ठंडा ना हो। वहाँ खिदमतगार ठंडा पानी दे रहे हैं और मैं ठंडा नहीं लेती, मेरा गला फौरन खराब हो जाता है। ठीक है, तुम यहाँ ठहरो, मैं मंगवाती हूँ। मैंने खादमा को इशारा किया, सादा पानी ले आओ और इनको दो। वो किचन की तरफ चली गई।
लड़की खवातीन वाले कमरे में आने के बजाय कॉरिडोर में ठहर गई। मैं वहां ही रुकी थी ताकि खादमा आ जाए तो मैं वापस खवातीन की तरफ जाऊं। इस दौरान लड़की ने सवाल किया, क्या आप साहिब खाना की बेगम हैं? हाँ, इसके अलावा कोई और तो नजर नहीं आ रही हूँ। वो फितरत से बातूनी थी। झट दूसरा सवाल पूछ लिया, आपके शौहर क्या करते हैं? मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें इससे क्या? तुम बस अपने काम से काम रखो। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, आप बुरा मान गई? इतने में खादमा पानी ले आई। वो गटागट पी गई। इसके बावजूद इसके माथे पर पसीना आ रहा था। इसको तवक्का न थी कि घर की मालका इतनी बदमिजाज होगी। वो झुंझुलाती हुई चली गई। मैं समझ गई कि मेरे पुरगुरूर लहजे से इसके दिल को ठेस लगी है। इसके बाद मैंने ग्लास की दीवार से देखा कि तमाम वक्त इसकी निगाहें साहब खाना पर ही रहीं और इस पर नोटों की बरसात होती रही, लेकिन वो खास इल्तिफात मेरे बका हासिल से ही बरत रही थी। आंखों ही आंखों में न जाने कौन से बरकी पैगामात हो रहे थे कि बका का चेहरा भी इसकी निगाहों के इल्तिफात से गुलनार हुआ जाता था। सोचा भरी महफिल में एक रकासा के इल्तिफात से इनके चेहरे पर ऐसा रद्द अमल हो रहा है, और इस नाचने वाली ने तो साहब खाना को इल्तिफात भरी नजरों से ताकना ही है, क्यों कर इनसे ढेर सारे पैसे जो बटोरने हैं। गुमान भी ना था कि मुझको खुश करने के लिए इतने एहतमाम से सजाई गई महफिल इस रात में मेरी जिंदगी की बाजी भी पलट सकती है। रात खत्म हुई, महफिल भी खत्म हो गई, मगर बात खत्म ना हुई। बका अब अक्सर देर से घर आने लगे। मैं पूछती तो कहते कारोबारी मसरूफियत की वजह से देर हो जाती है, फाइलें देखनी होती है, तभी देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता है। तुम हर वक्त मत पूछा करो, उलझन होती है। कभी कभार कारोबारी मसरूफियत हो ही जाती है ना, लेकिन वो बीवी जो अपने शौहर की इस कदर चहीती हो क्यों ना पूछे, जबकि शौहर की तवज्जो और इल्तफात में भी कमी आने लगे और वो अक्सर रातों को देर से घर आना शुरू कर दे। अब इनकी गैर हाजिरियां बढ़ने लगी और मेरा दिल मुट्ठी में रहने लगा। अब तो ये रात रात भर ना आते। मैं परेशान होती कि आखिर ऐसा कौन सा कारोबार है जो इन्हें मेरी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं। ये मुझे खुश करने चले थे और खुद अपनी खुफिया खुशियों के ताकुब में लग गए। बीवी की छठी हिस्स बहुत तेज होती है। इनके कारीन बता रहे थे कि ये सही राह नहीं जा रहे हैं। अक्सर रात को लड़खड़ाते हुए आते, हालांकि पहले भी ऐसी पार्टियों में शिरकत करते थे कि जहां पैक चलते थे, मगर ये मेरे मना करने पर इन लवाजमात से परहेज कर लेते थे। आखिर बात खुल गई। इनके दोस्त की बीवी ने बताया, तुम्हारे मियाँ एक गायिका पर फरीख्ता हो गए हैं और ये वही गुल नायाब है जिसको अपनी शादी की सालगिरह में खुशी दोबाला करने को बुलवाया था। रात को इसी के पास जाते हैं। ये रिपोर्ट इस खातून को इसके मियाँ ने दी थी, जो मेरे मियाँ के सब राजों से वाकिफ थे। इसने ये भी कहा, अपने मियाँ को थामो, ये वहाँ खूब दौलत लुटाते हैं। मैंने बका से पूछा, वो आना कानी करने लगे। इन पर तो पूरा भरोसा था कि मेरे सिवा किसी को नहीं चाह सकते, मगर फिक्र दो बातों की थी। एक तो इनकी रातों की गैर हाजिरी मुझे बेचैन करती थी, और दूसरी दौलत लुटाने वाली बात। अगर वाकई वो गाना ही सुनने जाते थे तो फिर ये बड़े खसारे वाली बात थी कि अपनी दौलत एक रकासा पर लुटाए। मैंने हल्का और फिर तगड़ा एहतजाज किया। वो मानकर ना दिए। कहते थे कि तुमको गलत फहमी है कि मैं गाना सुनने या रक्स देखने जाता हूँ। मैं कारोबारी मसरूफियत में खप रहा हूँ, बिजनेस को घाटे से बचाना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं समझती? मैं लाख भूली सही, मगर इतना तो जान गई कि दाल में कुछ काला जरूर है। रातों को देर से आना और कभी गायब हो जाना, ये चीज अब मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। अभी पहले 2 रातें गायब थे, बहाना किया कि बिजनेस के सिलसिले में सफर पर था, और अब फिर 1 रात गायब। घर आए तो मैं खूब लड़ी कि कहाँ से आ रहे हो। कपड़ों से मोतिया की महक और होठ पान की लाली से सजे हुए थे। पहले तो कभी पान ना खाए थे। बोले, कहीं से भी आया हूँ, तुम कौन होती हो रोज रोज हिसाब लेने वाली? तुमने मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। इन्होंने पहले कभी इस तरह मुखातिब न किया था। मैंने सख्त तौहीन महसूस की और बिफर गई। रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया।
वो भी चिल्लाने लगे कि चुप हो जाओ, जिस बात का इल्म नहीं इस पर शक बंद कर दो और अब जाकर सो जाओ। मुझे भी सोने दो। कोई औरत किसी मर्द के पीछे नहीं भाग सकती, ख्वाह वो बीवी क्यों ना हो। तुम कब तक मुझ पर जाल डालोगी? ऐसा ना हो हमारा रिश्ता टूट जाए। मैं आखिरी बार कहता हूँ, मुझको कुछ मत कहो। मैं तुम्हारा हूँ तो मुझे बस अपना ही रहने दो। मुझको इनकी बातों से और गुस्सा आया, नफरत महसूस होने लगी। मैंने कहा, हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारी ये हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती। तुमको या तो राह पर आना होगा या फिर मुझको छोड़ना होगा। वो बोले, इतनी रात गए झगड़ा मत बढ़ाओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर ना होगा। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह बात करेंगे। मुझको मगर आराम कहाँ, मेरा तो रुआं रुआं तौहीन के एहसास से जल रहा था। मैंने कहा, आखिर वो है कौन चुड़ैल जिसने तुमको अपना दीवाना बना रखा है और मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल से छीन ली है? आज तो मैं पूछ कर रहूंगी। बक्का ने बहुत मिन्नत की कि बस अब जिद मत करो, कल बात करेंगे, मगर मैं आड़ी रही और कसम उठाने पर मुसलसल इसरार करती रही। तो वो जच आकर बोले, झूठी कसम उठाने से तो बेहतर है कि तुमको सच बता दूं। मैं गुलनायाब का गाना सुनने जाता हूँ। गुलनायाब का नाम सुनकर मैं सुन हो गई कि ये तो वही है जो हमारे घर शादी की सालगिरह में आई थी और जिससे मैंने सीधे मुंह बात न की थी। इसका हसीन मुखड़ा और जहरीली आंखें मेरी निगाहों में फिर गईं। मेरे एक ही जुमले ने इसके दिल पर कारी जख्म लगाया था। इसने वहीं खड़े खड़े ये अहद किया होगा कि इस औरत की नस्वानियत को अपने हुस्न और तोखीज जवानी के जादू से शिकस्त देनी है, और इसने बका का दिल अपनी अदाओं से जीत लिया। मैं तमाम रात रोती और आंसू बहाती रही और बका गहरी नींद सोते रहे। सुबह हुई, वो अभी सो रहे थे कि मैं मैके चली गई। मेरा ख्याल था कि जब बेदार होंगे तो बेहद परेशान होंगे, पछताएंगे और मेरे पीछे चले आएंगे। यकीन था कि मेरे बगैर रह नहीं सकते। पशेमान होकर मेरे वालिदैन के पास पहुंचेंगे और मुझको मना कर ले जाएंगे। मुझे एक बालाखाने की हसीना के हुस्न की ताकत का अंदाजा न था। मैं तो इनके वापस लौटने का इंतजार कर रही थी और वो मुझसे दूर, बहुत दूर होते जा रहे थे। मेरे आने के बाद वो पूरी तरह इस रकासा के शहर में डूब गए। गुलनायाब की माँ को बहुत सी दौलत और कोठी देकर नायाब को खरीद लिया और एक बिकाऊ लड़की को मेरी ख्वाबगाह की मालिक बना दिया। मैं मैके में रूठी बैठी, इसके मनाने और लौट आने का इंतजार ही करती रह गई। कितने बरस बीत गए, उम्र दबे पाँव निकल गई और मैं अपने बका को हासिल करने का ख्वाब आंखों में सजाकर मैके की दहलीज पर बैठी रही। काश औरत को कोई बाला खाने की जीनत ना बनाए, कोई इसे खुद को फरोख्त करने पर मजबूर ना करे। रक्स व मौसीकी फन है तो फन ही रहे, ये भी बिकाऊ माल की तरह कोठों पर ना बिके, वरना मेरी तरह जाने कितनी सुहागनें अपने शौहर और कितने ही बच्चे अपने बापों के चेहरे देखने को तरस जाएंगे। हम औरतें मर्द पर कितना एतबार कर लेती हैं। जब एतबार टूटता है, ऐसी तकलीफ होती है कि औरत का घर ही नहीं, दिल भी वीरान हो जाता है। अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।